हाय दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत होगा और दिल्ली सल्तनत में एक पार्ट हम लोग लेंगे और उसको हम कहेंगे गुलाम वंश, या उसी को हम लोग इलबरी वंश या तुर्क वंश भी कहते हैं। तो हम लोग इससे पहले देखे थे कि अरबों का भारत पे आक्रमण कैसे हुआ, क्यों हुआ आक्रमण, क्या कारण थे आक्रमण के, क्या तात्कालिक कारण थे, क्या दीर्घकालिक कारण थे, और हम लोग उसको दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़े, दिल्ली सल्तनत के साथ हम लोग उसको लिंक किए और समझे भी। तो आज दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट लेंगे जिसे हम गुलाम वंश या इलबरी वंश या तुर्क वंश कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक चला? पहले तो गुलाम वंश को किस किस नाम से जानते हैं? तो इलबरी वंश, क्या कहते हैं? इलबरी वंश। इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम तुर्क वंश, प्रथम तुर्क वंश। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला वंश है। इसके बाद जो वंश आया उसको खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद अंतिम दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया वंश उसको हम लोग कहते हैं लोधी वंश। तो इसका जो संस्थापक था गुलाम वंश का वो था ऐबक। कौन था? ऐबक। ऐबक का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। गुलाम वंश कब से कब तक चला दिल्ली सल्तनत पे? तो 1206 से 1290 तक। ठीक, 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश पे कौन कौन शासक शासन किए? तो पहला ऐबक हो गया, दूसरा आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आया फिरोज शाह, फिरोज शाह के बाद जो शासन किया वंश, अरे जो राजा बना फिरोज शाह के बाद वो रजिया थी। कौन थी? तो रजिया थी। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासिका है। रजिया के बाद जो राजा बना उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह के बाद जो बना मसूद शाह, मसूद शाह के बाद जो बना नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद कैकुवाद, कैकुवाद के बाद क्यूमर्स। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गुलाम वंश में कौन कौन राजा शासन किए? तो ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुवाद, क्यूमर्स। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अंतिम जो सुल्तान होता है वो कैकुवाद को ही मानते हैं। अब आइए देखते हैं गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। संस्थापक ऐबक, ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक को हम लोग कुरान खवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुरान खवा, कुरान खवा। कुरान खवा क्यों कहते हैं? तो कुरान जो है उसको सुरीली आवाज में या मधुर आवाज में पढ़ता था कौन? ऐबक, इसलिए इसे कुरान खवा कहा गया। प्रथम मुस्लिम शासक है जो कुरान को पढ़ा, तो इसलिए इसे कुरान खवा कहा गया। अब एक और है कि पुराण खवा किसे कहते हैं? तो पुराण खवा कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? महमूद गजनवी को।
क्योंकि वो पहला मुस्लिम शासक है जो पहली बार पुराण पढ़ा। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रच्छवा। वो हम लोग बाद में देखेंगे। 18 पुराण है, उसको अलग प्राचीन भारत में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो पुराण खवा कहते हैं किसे? ऐबक को। ऐबक को और क्या कहते हैं? तो लाख बक्स कहते हैं। लाख बक्स। लाख बक्स क्यों कहते हैं? तो लाख बक्स लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बक्स कहते हैं। ऐबक को क्या कहते हैं? तो पील बक्स कहते हैं। पील बक्स। पील बक्स क्यों कहते हैं? तो क्योंकि हाथियों का दान करने वाला राजा था, इसलिए इसे पील बक्स कहते हैं। किसे पील बक्स कहते हैं? ऐबक को। लाख बक्स किसे कहते हैं? ऐबक को। कुरान खवा ऐबक को। चंद्रमा का देवता ऐबक को। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला शासक कौन था? पहला ऐबक था। अब देखिए ऐबक क्या किया। ऐबक जो था, इसने राजधानी किसे बनाया? शासन तो कर रहा था, राजा कहाँ का था? दिल्ली का, लेकिन राजधानी किसे बनाया? तो लाहौर को। कहां से शासन कर रहा था? तो लाहौर से। कहां से कर रहा था? लाहौर से। ऐबक और क्या क्या किया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो भारत की प्रथम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद है। दूसरा चीज क्या किया? और ये कुतुब मीनार की नींव रखा। कुतुब मीनार का नींव रखा। क्या किया? कुतुब मीनार का नींव रखा। और क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहां पे? तो अजमेर में। ठीक। पूछेगा कि जब ऐबक शासक बना, राजा बना, तो उपाधि कौन सा लिया? तो सभी शासक जितने भी थे अधिक से अधिक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ये एकमात्र ऐसा राजा है जो सिपह सलार की उपाधि धारण किया। क्या है? सिपह सलार। तो उपाधि इसकी क्या थी? इसकी उपाधि सिपह सलार की थी। सिपह सलार उपाधि थी। दूसरी चीज कि ऐबक गुलाम किसका था? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का। गुलाम गोरी। किसका गुलाम था ऐबक? गोरी का। ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश। हम आगे देखेंगे। इल्तुतमिश दामादों का गुलामों का दामाद किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। ये सब काम कौन किया? ऐबक किया। अब देखिए ऐबक क्या किया। ऐबक के बारे में बताते हैं कौन? हसन निजामी। एक लेखक है। कौन है? हसन निजामी। यहां पे लिखता हूं, हसन निजामी। हसन निजामी एक लेखक है जो क्या कहते हैं कि दिनार नामक सिक्का कौन चलवाया था? दिनार सिक्का कौन चलवाया था? तो बताते हैं कि ऐबक चलवाया था। ऐबक चलवाया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ऐबक सिक्का चलवाया। अगर सिक्का ये चलवाया होता तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसने अपना खुतबा भी नहीं पढ़वाया। कौन? ऐबक। नहीं तो खुतबा पढ़वाया होता तो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है, जो तुगलक वंश का सुल्तान है, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, अपने खुतबा में इसका नाम लिखवाता। बहुत शासकों का, पूरे शासकों का लिखवाया दिल्ली सल्तनत की, लेकिन इसका नहीं लिखवाया। किसका? ऐबक का। दूसरी चीज, दिल्ली सल्तनत का सिर्फ संस्थापक है, ऐसा नहीं है कि ये वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक हम लोग देखेंगे कि होगा कौन? इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश का सिर्फ संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक नहीं है। इसी कारण पूछता है क्वेश्चन कि क्या कारण है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, ऐबक को नहीं। ठीक। इसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई थी। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु कब हुई? तो 1210 में चौगान खेलते वक्त हो गई।
चौगान खेलते वक्त। चौगान को हम लोग कह सकते हैं कि पोलो खेलते वक्त, क्या पोलो खेलते वक्त, तो वर्तमान का शब्द है। दूसरा चीज कि कुतुब मीनार का नींव तो रखा कौन, ये वक्त, लेकिन किसके याद में रखा, तो काकी के याद में रखा। किसके याद में, काकी। काकी एक सूफी है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि काकी के शिष्य का नाम है, काकी के गुरु का नाम है मोइनुद्दीन, और काकी के गुरु का नाम है बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य का नाम है, क्या बोलते हैं, काकी के गुरु मोइनुद्दीन, काकी के शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य खुसरो होंगे। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हुआ था कुतुब मीनार को लेकर। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि न्यू कौन रखा, ऐबक। न्यू कौन रखा था, ऐबक। दूसरा, कुतुब मीनार को पूर्ण कौन किया, पूर्ण किसको, तो कुतुब मीनार को पूर्ण कौन किया, तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। कितना मंजिला बनवाया था, तो 3 मंजिला। इसके बाद इसी समय इसके ऊपर वाले मंजिले पे बिजली गिर गया, जिससे ऊपर वाला मंजिल ध्वस्त हो गया। फिर इसके बाद इसको पूर्ण किया, पूर्ण रूप से पूर्ण कौन किया, पूर्ण रूप से पूर्ण एफएसटी। एफएसटी कहने का मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक किया। जब फिरोज शाह तुगलक इसको पूर्ण रूप से पूर्ण किया तो कितना बनाया, 4 मंजिला बनवाया, 4 मंजिला बनवाया। इसके बाद इसकी मरम्मत कौन किया, मरम्मत तो सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक है। ठीक, तो 4 ऐसे शासक हैं जो कुतुब मीनार से संबंधित है, ऐबक, इल्तुतमिश, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, मरम्मत सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें कि कौन ऐसा शासक है जो कुतुब मीनार से संबंधित नहीं, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, कुतुब ऐबक रहेगा, इल्तुतमिश रहेगा, फिरोज शाह तुगलक रहेगा, और इसके साथ दे देगा नसरुद्दीन महमूद। तो कौन नहीं है, तो नसरुद्दीन महमूद नहीं। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा चीज, ऐबक की मृत्यु जब 1210 ईस्वी में हो गई, तो दिल्ली का जो शासक बना ऐसा बताया जाता है कि आराम शाह का पुत्र है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। बहुत लोग ये बताते हैं कि उसका भाई है, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन राजा कौन बना कुतुब ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी के बाद, तो वो बना आराम शाह। कौन बना इसके बाद, आराम शाह। आराम शाह बना, लेकिन ये अय्याशी करने वाला शासक था। इससे दिल्ली की जनता ने इसको राजा स्वीकार तो किया, लेकिन फिर इसको हटाने के लिए भी प्रयास किए। तो ये सिर्फ 9 महीना राजा रहा, 9 महीने ही राजा रहा। इसके बाद दिल्ली के जो लोग थे, वो इल्तुतमिश यानी ऐबक का जो दामाद था, दामाद या गुलाम हम लोग कह सकते हैं, इल्तुतमिश, जो बदायूं का गवर्नर था, जो बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक गौरी का गुलाम था, तो इसको सबसे पहले कौन सा पद दिया गया था, तो अश्वशाला का पद दिया गया था, अश्वशाला। तो पूछेगा कि गौरी सबसे पहले ऐबक को कौन सा पद दिया था, तो अश्वशाला का। इसको बदायूं का गवर्नर बनाया गया। कौन बनाया, इल्तुतमिश, सॉरी ऐबक बनाया इल्तुतमिश को। तो दिल्ली की जनता इल्तुतमिश को बुलाई, कहाँ से, बदायूं से संदेश भेजा और कहा कि तुम आके राजा बनो। कहाँ का, दिल्ली का। ये तुरंत सूचना पाता और तुरंत चढ़ाई करता है, कहाँ पे, दिल्ली पे। और इधर से आराम शाह आता है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में आराम शाह की हत्या कर देता है कौन, इल्तुतमिश, और राजा बनता है कहाँ का, दिल्ली। तो राजा कौन बना, इल्तुतमिश, दिल्ली का। तो इसके बाद दिल्ली का शासक देखें, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक। इल्तुतमिश क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक।
गुलाम वंश का अंतिम, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक। दूसरा चीज, ये कहाँ का गवर्नर था? तो मैं अभी बताया, बदायूं का। ठीक। दूसरा चीज, ये खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करने वाला, खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करके शासक बना या राजा बना। तो खलीफा से सर्वप्रथम स्वीकृति प्राप्त करके राजा बनने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है? तो इल्तुतमिश। अभी हम लोग आगे जाके जब फिरोज शाह तुगलक या एफएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे खलीफा से 2 बार स्वीकृति प्राप्त करके बनने वाला राजा कौन है। तो हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक। खलीफा का मतलब स्वीकृति प्राप्त करने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत का वैधानिक शासक है। कौन है? दिल्ली सल्तनत का वैधानिक शासक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वैधानिक शासक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को और क्या कहा जाता है? तो मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह, पितामह किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये चीज इल्तुतमिश क्या किया? तो कुतुब मीनार को पूर्ण किया, कुतुब मीनार को पूर्ण किया। फिर पूछेगा कौन ऐसा शासक है जो घंटी बजाकर न्याय मांगने की शुरुआत की? तो इल्तुतमिश। क्या किया? घंटी बजाकर, घंटी बजाकर न्याय मांगना शुरू किया, न्याय मांगने की प्रथा शुरू की। क्या था घंटी बजा के न्याय मांगने की प्रथा? तो जैसे अपने दरबार में, अपने महल में 2 शेर बनवाया था, उस शेर में 2 घंटी वो किया था, बनवाया था, और उसका जो रस्सी था वो गेट के बाहर, महल के बाहर था। अगर किसी को भी न्याय मांगना है तो उसको बजा के आप न्याय मांग सकते हैं। दूसरी चीज, तो तुर्कान चहलगामी का गठन कौन किया था? तो तुर्कान चहलगामी का गठन, तुर्कान चहलगामी का गठन, तुर्कान चहलगामी का गठन कौन किया था? इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगामी को हम लोग आगे देखेंगे कि इसको नष्ट कौन करता है? तो बलबन, वो भी तुर्कान चहलगामी का ही सदस्य होता है। तो तुर्कान चहलगामी का गठन कौन किया? इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगामी का कहने का मतलब है कि इसमें 40 सदस्य होते थे तुर्क के, और ये राजा को यानी इल्तुतमिश को सलाह देते थे किसी भी कार्य करने के लिए। तो तुर्कान चहलगामी का गठन कौन किया था? इल्तुतमिश। पूछेगा कि इल्तुतमिश जब जजिया के नाम का सिक्का चलवाया तो किस अभियान के बाद आकर वो सिक्का चलवाया था? तो ग्वालियर अभियान। क्या अभियान था वो? ग्वालियर अभियान। अभियान के बाद सिक्का चलवाया रजिया के नाम का। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, योग्य पुत्र थे, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जितने भी फिरोज शाह इसी का पुत्र था, इल्तुतमिश का जो अय्याशी करने वाला शासक था। तो इल्तुतमिश को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि मेरे जो पुत्र बचे हुए वो अय्याशी करने वाले हैं, वो राजा बनने के लायक नहीं है। इसलिए रजिया के नाम का सिक्का चलाने का एक और कारण बताया जाता है कि उसने रजिया का सिक्का इसलिए चलवाया कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रजिया बनेगी। दूसरी चीज, इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया बने, तो इसके नाम का सिक्का भी जारी किया। दूसरा चीज हम लोग कहा जाता है कि रजिया एक महिला थी, इसकी पुत्री थी। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो शासिका बनी, उसका नाम क्या था? रजिया था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो राजा कौन बना? तो हम लोग देखते हैं कि पहली बार के और क्वेश्चन सुन लीजिए इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश के समय प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। क्या हुआ? प्रथम मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? प्रथम मंगोल आक्रमण। सिर्फ आक्रमण हुआ है मंगोलों का, ऐसा नहीं है कि युद्ध हुआ, सिर्फ आक्रमण हुआ है मंगोलों का। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ है? तो इल्तुतमिश के समय। जो उस समय मंगोलों का नेतृत्व कर रहा था, जो मंगोलों का नेतृत्व करता था, उसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। क्या नाम था? मंगोलों का जो नेतृत्व करता था, चंगेज खान। चंगेज खान के समय ही मंगोलों का आक्रमण हुआ। किसके समय? इसके राजा कौन था? तो इल्तुतमिश। चंगेज खान क्यों भारत पर आक्रमण किया? क्यों आक्रमण किया? तो चंगेज खान का मेन मकसद भारत पे आक्रमण करना नहीं था। इसने तो ख्वारिज्म शाह पे आक्रमण किया था। ख्वारिज्म शाह पे आक्रमण किया। ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था। किस पे आक्रमण किया था ये? ख्वारिज्म
शाह पे। ख्वारिज्म शाह पे आक्रमण किया, लेकिन ख्वारिज्म शाह वहां से भागा और इसका पुत्र भी भागा जिसका नाम था मंगबरनी, अलाउद्दीन मंगबरनी नाम था। क्या नाम था? अलाउद्दीन मंगबरनी। अलाउद्दीन मंगबरनी नाम था। अलाउद्दीन मंगबरनी किसका पुत्र था? ख्वारिज्म शाह का। चंगेज खां कहाँ पे आक्रमण किया? ख्वारिज्म शाह पे। इसका पुत्र अलाउद्दीन जो था मंगबरनी भागकर भारत आया और भारत सिंध पर आया। जब इसका पीछा करते हुए अलाउद्दीन चंगेज खां इसका पीछा करते हुए भी सिंध पर आया, तो इसने अलाउद्दीन मंगबरनी अपने एक सेना से इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया। संदेश इसलिए भिजवाया कि इसने कहा कि जाके कहो इल्तुतमिश से कि मुझे संरक्षण दे, वरना चंगेज खां मुझे मार देगा। इल्तुतमिश दूरदर्शिता का प्रयोग किया और इसने देखा कि अगर मैं इसको संरक्षण दूं तो हो सके तो चंगेज खां आक्रमण कर सकता था भारत पे। अगर उस समय चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता तो इल्तुतमिश से ऐसा हो सकता था कि परास्त हो सकता था, क्योंकि इसके सामने कई ऐसी कठिनाइयां थी। जैसे एक तरफ याल्दोज और कुबाचा की, दूसरी तरफ चंगेज खां को, तो ये सब स्थिति वो संभाल नहीं पाता। कौन? इल्तुतमिश। इसलिए अलाउद्दीन मंगबरनी को संरक्षण नहीं दिया। कौन? इल्तुतमिश। और कहा कि अगर दिल्ली के सल्तनत में अगर आप एंट्री किया, प्रवेश किया, तो मैं खुद चंगेज खां के मैं खुद मार दूंगा आपको। तो इसलिए यहाँ से चला गया अलाउद्दीन मंगबरनी, और यही कारण है कि चंगेज खां सिर्फ आक्रमण किया और यहाँ से युद्ध नहीं हुआ, यह भी चला गया वापस। दूसरी चीज तो हम लोग देखते हैं कि दूरदर्शिता का प्रयोग करके चंगेज खां के आक्रमण को सुलह के हिसाब से इसने दूर कर लिया। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि गौरी के 3 गुलाम जो बचे थे वो शासन कर रहे थे कि ऐबक था जो दिल्ली से शासन कर रहा था, दूसरा याल्दोज जो सिंध से शासन कर रहा था, और यहीं पे याल्दोज कहाँ से था? गजनी से। और सिंध से कौन कर रहा था? तो कुबाचा कर रहा था। तो जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो ऐबक की जब मृत्यु हुई तो याल्दोज और कुबाचा दोनों सोचे कि अब तो ऐबक की मृत्यु हो चुकी है और वैसे भी उसका पुत्र राजा रहता तो हम लोग आक्रमण नहीं करते। पुत्र रहता उसका तो हम लोग आक्रमण नहीं करते, ये तो दामाद है, उसके वंश से नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस पे आक्रमण करें और दिल्ली को अपने पास रखें। तो दोनों ने गुट बनाया। और क्या होता है? तो दोनों ने गुट तो बनाया, लेकिन इसमें आक्रमण किसके किसके बीच हुआ तो उसको आइए देखते हैं। याल्दोज आक्रमण करता है कहां से? गजनी से। कौन रहता है? याल्दोज। ठीक। और एक तरफ कौन रहता है? इल्तुतमिश। ठीक। इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को हम लोग तराइन का तृतीय युद्ध कहते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1216 में। हम यह भी बताए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1291 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें गौरी विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान आते हैं। और उसी समय हम लोग बताए कि जयचंद किसकी सहायता किया था? गौरी की। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जयचंद और क्या बोलते हैं गौरी के बीच, जिसमें गौरी जीतता है। तो ये तराइन का तृतीय युद्ध है। कब हुआ? 1216 में। इसमें इल्तुतमिश जीत गया और याल्दोज हार गया। यहाँ पे जब हारा तो यहाँ से आक्रमण किया कहाँ पे? सिंध पे। सिंध का शासन इस समय कौन था? राजा। तो था कुबाचा। कुबाचा था। कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध में कुबाचा की हार हुई और ये नदी में गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो कैसे मृत्यु हुई थी इसकी? नदी में गिर गया, इसलिए इसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे? इल्तुतमिश को समझे, इल्तुतमिश के बारे में समझे। इल्तुतमिश क्या था, क्यों था, कैसे आया, कैसे राजा बना, किसका गुलाम था, ये सब चीजें हम लोग सीखे। इल्तुतमिश का एक गुलाम था जिसका नाम था बलबन। वैसे तो इसके भी बहुत गुलाम थे, लेकिन उसमें भी प्रमुख कौन था? बलबन। अभी हम लोग आगे देखेंगे बलबन को। तो इसके बाद जो शासक बना इल्तुतमिश के बाद, उसका नाम था फिरोज शाह। क्या नाम था? फिरोज शाह। इसी का पुत्र था फिरोज शाह। फिरोज शाह राजा किसकी वजह से बना था? तुर्कान चलगामी का जो गठन किया था इल्तुतमिश, उसी की सहायता से फिरोज शाह शासक बना, राजा बना। और रजिया को इसलिए तुर्कान चलगामी के सदस्य राजा स्वीकार या रानी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि चाहते थे कि हम लोग महिलाओं के अंडर में रहकर काम न करें, इसलिए फिरोज शाह को राजा बनाया। फिरोज शाह ऐसा शासक था जो अय्याशी करने वाला था, जो हमेशा पी के हमेशा फुल रहता था, हाथी पे चढ़ के टंका लुटाता था। इसी कारण इसकी गलती को देखकर रजिया को अफसोस हुआ और उसने सोची कि मैं राजा बनूं। उस पहले भी चाहती थी कि मैं राजा ही बनूं। तो उसी समय शुक्रवार का समय था, लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे, तभी रजिया कुला और टोपी पहनकर पहुंचती है, लाल कपड़ा पहनकर पहुंचती है और कहती है, जो नमाज पढ़ के आ रहे थे व्यक्ति, उन लोगों से कहती है कि आप लोग मुझे राजा बनाइए, वैसे भी मेरे पिता का
सपना था कि राजा कौन बने, रजिया बने। और आप लोग भी चाहिए कि आप लोग को भी चाहिए ये होता है कि राजा की पुत्री ही राजा बने। ये तो पुत्र है जो अय्यासी कर रहा है, जिससे राजा बनने से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जैसा चाह रहे हो वैसा मैं काम करूंगी। अगर वैसा मैं नहीं की काम तो आप लोग चाहिए तो मुझे हटा दीजिएगा, फिर से फिरोज शाह को आप लोग राजा बना दीजिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के लोग ने रजिया को राजा बनाया, और रजिया जब राजा बनी तो अपने भाई फिरोज शाह की हत्या कर दी। कौन हत्या की, रजिया। और रजिया यहाँ पे शासन की, रजिया शासन कर रही थी, लेकिन तुर्कान चलगामी के जो सदस्य थे वो खुश नहीं थे। क्या हुआ, इसी समय रजिया से प्यार करता था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया बचपन से ही इससे प्यार करता था, किससे, रजिया से। रजिया को ये पसंद नहीं था, इसलिए रजिया चाहती थी कि मैं राजा बनूं तो सबसे पहले किसको हटाऊं, अल्तुनिया को। अल्तुनिया को जब राजा बनती है तो भटिंडा का शासक बना देती है। कहाँ का, भटिंडा का शासक बनाती है। और रजिया जिससे प्यार करती है उसका नाम रहता है याकूब। क्या नाम रहता है, याकूब। ये तो रजिया से लव करती है, अल्तुनिया किससे लव करता है, रजिया से। और रजिया किससे करती है, याकूब से। अब ये तो अल्तुनिया वहां से भी लव लेटर भेजता है, कहां से, भटिंडा से लव लेटर भेजता है किसको, रजिया को। लेकिन रजिया को बहुत गुस्सा आता है, याकूब से प्यार करती है, याकूब से शादी भी होने वाला रहता है। लेकिन उसी समय एक दर्दनाक हादसा होता है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती है। जितने भी तुर्कान चलगामी के सदस्य होते हैं 40, याकूब को पसंद नहीं करते हैं। अल्तुनिया उन लोग का सहयोग लेता और कहता है कि आप लोग मुझे सहयोग करिए और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मैं बनूंगा। मतलब कौन बनेगा, अल्तुनिया बनेगा। और जैसा आप लोग चाहते हो वैसा मैं करूंगा। सभी तुर्कान चलगामी के सदस्य जितने भी रहते हैं अल्तुनिया को सपोर्ट करते हैं। अल्तुनिया भटिंडा से आक्रमण करता है, कहाँ पे, दिल्ली पे। इधर से दिल्ली से रजिया बढ़ती है अपनी सेना के साथ, और उसी समय तुर्कान चलगामी के सदस्यों के साथ और अल्तुनिया दोनों मिलकर रजिया को गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करके अल्तुनिया कहाँ लेके जाता है, भटिंडा। भटिंडा जब लेकर जाता है तो वहां पे रजिया के सामने दो शब्द रखता है, दो ऑप्शन रखता है। पहला ऑप्शन रहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारा जान बचेगा, फिर से दिल्ली की राजा बनोगी। दूसरी चीज ये कहता है कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो अपना जान भी गंवाओगे और दिल्ली की राजा भी नहीं बन पाओगे। तो इसने कहा चलो ठीक है, पहले शादी कर लेते हैं। तो जब इसको आक्रमण किया, जब इसको गिरफ्तार किए समय उसी समय इसकी हत्या कर दी। तो इन दोनों की शादी हुई कहाँ पे, भटिंडा में। दोनों मिलकर फिर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किए। उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा बन चुका था कौन, इसी का भाई था जिसका नाम था बहराम था। बहराम शाह था। जब ये दोनों मिलकर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण या चढ़ाई किए तो उस समय इसका सपोर्ट कर रहे थे कौन, तुर्कान चलगामी। तुर्कान चलगामी के सदस्य इसलिए इसका सपोर्ट नहीं किए क्योंकि ये बोला था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बस मेरा शादी करा दीजिए, फिर आप लोग जिसको कहिए उसको मैं राजा बनाऊं। लेकिन फिर ये जब इससे मिल जाता है तो सोचता है चलो रानी रजिया वहाँ की शासिका थी तो मैं उसका पति हूँ, तो शासक कौन हुआ, मैं हुआ। दोनों मिलकर चढ़ाई करते हैं। इधर बहराम शाह की सेना तुर्कान चलगामी रहती है, और तुर्कान चलगामी और रजिया अल्तुनिया के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में इन दोनों की हार होती है और ये दोनों भागकर एक जंगल में छिपे रहते हैं और वहीं पर बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, और वहीं उसी समय इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। दूसरी चीज सुनिए, जब बहराम शाह को शासक बनाया तुर्कान चलगामी के सदस्यों ने, तो बहराम शाह कठपुतली के रूप में था। कठपुतली के रूप में था। इससे कोई मतलब नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, कठपुतली के रूप में था। तो बहराम रजिया के समय भी मंगोलों का दूसरा आक्रमण किसके समय हुआ, दूसरा आक्रमण मंगोलों का किसके समय हुआ, रजिया के समय। लेकिन इसने भी अपने पिता की नीतियों को अपनाई और तुर्कान अपनाई, जिसके कारण युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आक्रमण हुआ। फिर बहराम शाह के समय हम लोग देखते हैं कि तैयब बहादुर के नेतृत्व में युद्ध भी होता है और आक्रमण भी होता है। तो पूछेगा कि मंगोलों का पहला युद्ध किसके समय हुआ, मंगोलों का पहला युद्ध किसके समय हुआ, तो बहराम शाह के समय कौन नेतृत्व कर रहा था मंगोलों का, तो तैयब बहादुर। यहाँ पे बात सुनिए मेरी, पहला आक्रमण किसके समय हुआ, इल्तुतमिश के समय, जिसमें युद्ध नहीं हुआ। युद्ध का कारण भी जाने क्यों आक्रमण किया था भारत पर वो, और युद्ध क्यों नहीं हुआ ये भी जाने आप। रजिया भी अपने पिता की नीतियों को अपनाई, जिसके कारण इसके समय भी मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ, जिसके कारण युद्ध नहीं हुआ। तीसरी बात ये जाने आप लोग कि बहराम शाह के समय आक्रमण भी हुआ और युद्ध भी हुआ, तैयब बहादुर के नेतृत्व में हुआ। चौथी चीज सुनिए, सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। पांचवा चीज, सबसे ज्यादा मंगोलों को आक्रमण कौन किया, पराजित कौन किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। कितनी बार परास्त किया था, तो 29 बार। ये जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। तो ये सब चीजें थी मंगोलों से संबंधित। अब देखिए
मंगोलों का अभिशाप किसे कहा जाता है? तो जफर खां को कहा जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ तो कोई दिक्कत। बहराम शासन, बहराम शाह के बाद जो राजा बना, बहराम शाह के बाद जो राजा बना वो भी मसूद शाह था। मसूद शाह बिना मतलब का राजा बना, इसकी भी कोई उतनी वैल्यू नहीं हुई। मसूद शाह के बाद जो राजा बना उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे ईमानदार शासक कहा जाता है। ईमानदार शासक इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ईमानदार शासक क्योंकि वो राजा था लेकिन राजा की भावनाओं को, राजा की जो एक शक्ति होती है उसका प्रयोग नहीं करता था। इसने जूता चप्पल शुरू से सिया और जूता राजा बनने के बाद भी जूता चप्पल सीता था। इसके पास कोई अंगरक्षक नहीं थी। इसकी पत्नी के पास, जो इसकी पत्नी थी वो बलबन की पुत्री थी, उसके पास भी कोई सेविका नहीं थी। तो इसलिए अपना जीविकोपार्जन कैसे करता था? जूता चप्पल टोपी सीता था, उसी हिसाब से इसने अपना जीविकोपार्जन किया। राजा के पैसे से इसने कोई अय्याशी नहीं किया। तो नसरुद्दीन महमूद को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का सबसे ईमानदार सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो ईमानदार सुल्तान है नसरुद्दीन महमूद, इसकी जो पुत्री है, सॉरी इसकी जो पत्नी है, किसकी पुत्री है? बलबन की, बलबन की पुत्री है। ठीक, बलबन की पुत्री है। जब बलबन की पुत्र, इसलिए बलबन ने नसरुद्दीन महमूद की हत्या करता है, अपने दामाद की हत्या करता है। किस लिए? राजा बनने के लिए। जब हत्या करता है तो तुर्कान चलगामी के सदस्यों के पास कोई आसन नहीं रहता कि किसको मैं राजा बनाऊं। तो बलबन कहता है देखिए आप लोग के बीच से मैं निकल रहा हूं, क्योंकि अभी तुर्कान चलगामी का सदस्य था। कहता है कि मैं आप लोगों के बीच से निकल रहा हूँ, आप लोग की मजबूरियों को मैं समझ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ की नसरुद्दीन महमूद का कोई वंश नहीं है, इसलिए हक तो मेरा ही है कि मैं उसका ससुर हूँ। तो राजा किसे बनना चाहिए? मुझे बनना चाहिए। और आप लोग के भावनाओं को मैं समझा हूँ, आप लोग के दर्द को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से मेरी यही इच्छा है कि आप लोग मुझे राजा बनाए और जैसा आप लोग कहते हो वैसा ही मैं करूँगा। तो कहा है सब तुर्कान चलगामी, चलो ठीक है मेरी भावनाओं को समझ रहे हो तो अच्छी बात है, चलो तुम ही राजा बन जाओ। तो राजा बनाते हैं सब किसको? बलबन को। बलबन जब राजा बनता है तो पहला ही काम जानते हैं क्या करता है? तुर्कान चलगामी को भ्रष्ट करता है, मतलब नष्ट करता है। तो तुर्कान चलगामी को नष्ट कौन किया? तुर्कान चलगामी को नष्ट कौन किया? बलबन किया। क्यों किया? तो ये जानता था कि रजिया को राजा शासिका न बनने के कारण कौन सबसे बड़ा हाथ किसका था? तुर्कान चलगामी को। बहराम शाह को बनाने के समय सबसे मेन भूमिका किसकी थी? तुर्कान चलगामी की। इसलिए चाहता था कि मेरे सामने ये स्थिति ना आए। तो अभी आइए बलबन के बारे में देखते हैं क्या क्या किया। कौन था? बलबन। बलबन जब राजा बना, गाना बंद करो, हेलो, गाना बंद कर दो, हेलो, गाना बंद करो। बलबन था, बलबन क्या था? तुर्कान चलगामी का सदस्य था। राजा कैसे बना जाने? पहला काम क्या किया? तो तुर्कान चलगामी को नष्ट किया। तुर्कान चलगामी को नष्ट किया। गठन कौन किया था? तो आप जानते ही हैं, इल्तुतमिश किया। दूसरी चीज, ये बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था ये कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। और क्या किया बलबन? आइए देखते हैं। सिजदा पैबोस की शुरुआत कौन किया? सिजदा पैबोस की शुरुआत किया। आगे देखेंगे हम लोग किसको खत्म करता है? शाहजहां। शुरुआत सिजदा क्या था? तो सिजदा यही था कि आपको अगर राजा के पास न्याय के लिए जाना है तो पहले 5 बार झुककर उसको सलाम करना है, फिर उसके बाद अपनी बातों को कहना। क्या था ये? सिजदा था। पैबोस क्या था? पैबोस उससे भी घिनना काम था कि राजा के पैरों को अपने होठों से चूमना है 5 बार, फिर उसके बाद अपनी बातों को कहना है किससे? राजा से। तो सिजदा पैबोस की शुरुआत बलबन करता है। और मैं हम लोग देखेंगे कि मुगल बादशाह शाहजहां जो होता है, जो मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करता है और उसमें सिजदा पैबोस को समाप्त करता है। दूसरी चीज, दरबार में हंसने पर प्रतिबंध लगाता है। दरबार में हंसने पर प्रतिबंध लगाता है, ना हंसता है ना हंसने देता है। दूसरा चीज, शराब पर प्रतिबंध लगाता है, न पीता है न पीने देता है। फिर उसके बाद क्या करता है? लौह रक्त की नीति लाता है। लौह रक्त की नीति कौन लाया था? तो बलबन लाया था। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जो अपने आजू बाजू मतलब अगल बगल में 2 तलवारें रखता था? तो बलबन था। क्या रखता था? 2 तलवारें रखता था आजू बाजू, मतलब अगल बगल 2 तलवारें रखता था।
अगल बगल में अपने अपोजिट आमने सामने, सॉरी अगल बगल में। दूसरी चीज, बलबन एक स्टेटमेंट कहता था, वो स्टेटमेंट क्या था? बलबन पहली बार गुलाम को, उसका गुलाम किसका था? तो इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का। अब बलबन का गुलाम कौन था? तो उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी मलिक तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक के पिता है, मलिक तुगलक। ठीक, गुलाम इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का। और इसका गुलाम कौन था? मलिक तुगलक। बलबन एक स्टेटमेंट देता था और स्टेटमेंट ये था कि अगर दिल्ली सल्तनत में अगर किसी के परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता था तो बलबन कहता था कि मेरी जो तलवारें हैं ना, उस बच्चे के हाथ गले को काटने के लिए मेरे हाथ जो है उस तलवार पे चले जाते हैं उस बच्चे को काटने के लिए। क्यों कहता था ऐसा? इसलिए कि बलबन की जो युग पुत्र था ना, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद कोई राजा बनने वाला नहीं था, तो वो चाहता था कि मेरे पास, मेरे घर में क्यों नहीं बच्चे जन्म लेते हैं, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट देता। दूसरी चीज, जब बलबन की मृत्यु हुई तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी लोग थे, दिल्ली सल्तनत के जितने भी लोग, सब लोगों ने अपना कपड़ा फाड़ दिया। तो पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यु पे दिल्ली सल्तनत के सभी लोगों ने अपने कपड़े फाड़े? तो बलबन। फिर इसके बाद क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यु पे लोग अपने शरीर पे मिट्टी फेंकते हैं? तो वो था बलबन की मृत्यु के बाद। दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यु के बाद लोग अपने आप को जमीन पे एकदम लेटाते थे या घिसटाते थे? तो किसकी मृत्यु के बाद? तो बलबन के बाद। दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था? तो बलबन। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन। बलबन जितना भी नीतियां लाता है, इसी का एक पौत्र रहता है जिसका नाम रहता है कैकुवाद। कैकुवाद क्या रहता है इसका पौत्र? कैकुवाद जो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान है, वैसे तो क्यूमर्स को भी कहा जाता है, लेकिन ये है कैकुवाद। देखिए, जितने भी इसका जो देख रेख हुआ रहता है ना, इसका जो देख रेख हुआ रहता है, बलबन की कड़ी निगरानियों में देखा, मतलब इसका पालन पोषण होता है, जिसके कारण जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से ओपन शासक या खुला माइंड का हो जाता है, जिसकी वजह से इसके राजा से कोई मतलब नहीं रहता है, जिससे यह अय्यासी हो जाता है। अय्यासी कहने का मतलब कि महिलाओं में लीन रहता था, शराब पी के हमेशा रहता था, तो इसके अंदर राजा की भावना नहीं थी। तो जो ये सब नीतियां लाया, सबसे कड़ी नीति किसकी थी दिल्ली सल्तनत में? तो बलबन की। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जिसकी नीतियां सबसे कड़ी थी? तो बलबन। तो बलबन की जितनी भी नीतियां थी, सीधा पैबोस गयासुद्दीन, जितना भी था, लौ रक्त की नीति, 2 तलवारें रखता था, हंसने पर प्रतिबंध, शराब पे प्रतिबंध, सभी नीतियों को भ्रष्ट किया। कौन? कैकुवाद भ्रष्ट किया, जिससे दिल्ली की जनता असंतुष्ट हो गई। किससे? कैकुवाद से। जब इसकी दिल्ली सल्तनत की जनता असंतुष्ट हुई तो इसी का, इसका और इसका दोनों का एक सेनापति था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक नहीं, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इन दोनों का, बलबन और कैकुवाद दोनों का क्या रहता है? सेनापति रहता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कैकुवाद की हत्या करता है और एक नया वंश को दिल्ली सल्तनत में लाता है, जिसको हम लोग खिलजी वंश कहते हैं, जो 1290 से 1320 तक चलता है। तो इसके बाद हम लोग का कौन सा टॉपिक होगा? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। कैसे जुड़ रहा है एक दूसरे से, ऐसे ही सब कुछ जुड़ेगा। खिलजी को हम लोग देखेंगे तुगलक के साथ कैसे जुड़ा, तुगलक को हम लोग देखेंगे सैयद के साथ कैसे जुड़ा, और सैयद को हम लोग देखेंगे कि लोधी वंश के साथ कैसे जुड़ा, और लोधी को हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश की स्थापना से कैसे उसकी जुड़ा हुआ। तो ये सब चीजें देखेंगे। तो हम लोग क्या देखे आज? गुलाम वंश में अंतिम सुल्तान कैकुवाद, क्यूमर्स तक देखे हम लोग। अंतिम सुल्तान अगर ऑप्शन में रहे क्यूमर्स तो हम लोग क्यूमर्स करेंगे, और क्यूमर्स नहीं रहेगा तो कैकुवाद करेंगे। तो हम लोग क्या देखें? दिल्ली सल्तनत एक वंश देखें, गुलाम वंश, ऐलबरी वंश या प्रथम तुर्क वंश। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा क्या होगा? खिलजी वंश, जो हम लोग कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।